करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। करिश्मा जी, आपके सवाल बड़े जायज हैं कि आखिर जो जनता चुनती है वो आपके कामों के ऊपर चुनती है। ये चुनावी जुमले ये आपको जीत नहीं दिला सकते हैं, लेकिन सोचने का विषय ये है कि आखिर जब इस बार ये कर्नाटक की जनता 5,21,71,579 लोग जब वोट डालेंगे, जिसमें से नए वोटर ही 9.17 लाख हैं, तो वो ऑब्वियसली किसके ऊपर डालेंगे? जो कर्नाटक की सरकार ने काम किया उसके ऊपर डालेंगे। जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के सेंटर में रहते हुए चल रही है उसके ऊपर डालेंगे। लेकिन ये जानते हुए कि उनकी जमीन खिसक रही है, ऐसे अनर्गल बयान कौन देता है? किसने पहले मोदी जी के सांप के होने के साथ तुलना की? किसने इस तरह के अनर्गल बयान दिए कि भाई साहब हम तो पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना करेंगे और बैन कर देंगे, अच्छी तरह से जानते हुए कि पीएफआई ऑलरेडी बैन किया जा चुका है, तो कांग्रेस उसको बैन कैसे कर सकती है? और दूसरी बात, कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं कर्नाटका में, लेकिन चलिएगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर आ भी गए तो क्या उनके पास ये पावर और राइट है कि वो बजरंग दल को बैन कर पाए? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर बैन हुआ भी, जो कि होना नहीं, लेकिन अगर हुआ भी हाइपोथेटिकली, तो सेंटर उसको बैन करेगी। यानी कहने का मतलब आप जबरदस्ती इस तरह की बातें करके ये भूल जाते हैं कि 85% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और सिर्फ 15% को लुभाने के लिए, जिनमें से 2% ईसाई और 13% मुस्लिम है, उनका ध्रुवीकरण करने के लिए आप जानबूझ के इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जिनका ना कोई अस्तित्व है और ना ही आप उनको पूरा कर पाएंगे। पहले तो जीत ही नहीं पाएंगे, और अगर जीत पाए तो उनको पूरा करने की आप में काबिलियत है ही नहीं, क्योंकि हमारा संविधान उसको अलाउ ही नहीं करता। तो फिर इस तरह की अनर्गल बातें करना क्या मतलब है? जहां पे इस समय मोदी जी पूरी जान से लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, वो सब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कर्नाटका के चुनाव में जान फूकी जा सके। वहां पे सोनिया गांधी जी आज अपनी पहली रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप समझ सकते हैं क्या रोड शो हुए हैं राहुल गांधी जी के? जवाब है नहीं, वो तो छोटी छोटी रैलियां करके ही खुद को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। और अब सबसे बड़ी बात, जो खड़गे जी इस तरह के बयान देते हैं बेसिर पैर के, विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए, किसी तरीके से अपने आप को बेचारा दिखाते हुए कि मेरी तो जान को खतरा है, किसी तरीके मेरे बेटे को जिता दीजिए। करिश्मा जी, मुझे आपके शो में आके सच में बड़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप अपना पूरा होमवर्क करके आती हैं और फिर बड़े दिल से सवाल पूछती हैं, और मुझे मजा आता है उनके जवाब देने में। देखिएगा, यहाँ पे अगर जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को जानता हो तो उसे पता होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो, दिल्ली का हो, कर्नाटका का हो, हिमाचल का हो, कहीं का हो, हम अपनी जान फूंक देते हैं उस इलेक्शन के अंदर। इस जान फूंकने का मतलब ये नहीं है कि हम डरे हुए हैं, जान फूंकने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी तरह से जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। ये हमारे यहाँ की कार्यप्रणाली है, जिस तरह के सिस्टम पे हम चलते हैं। वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पीएम मोदी जी की 26 किलोमीटर की रोड शो, जिसमें 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जा रही हैं, आज और कल 2 दिन के अंदर वो करी जाएंगी। अमित शाह जी के भी 4 पब्लिक मीटिंग और 2 रोड शो लाइंड अप हैं। जेपी नड्डा जी के भी 3 रोड शो लाइंड अप हैं, और इसके अलावा शिंदे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगले 3 दिन के लिए वहां पहुंच चुके हैं, जबकि टोटल 4 दिन बचे हैं। लेकिन हम किस तरीके से जुनून से काम करते हैं वो सारा हिंदुस्तान ही नहीं, सारा विश्व देखता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद हमारे अंदर ना तो कॉम्प्लिसेंसी है, ना ही हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। हम पूरी जान लगा के अपने हर एक कार्यकर्ता को सक्रिय करते हुए जमीनी स्तर पे काम करते हैं, कांग्रेस की तरह नहीं। ठीक है डॉक्टर करिश्मा जी, मैं अपनी वक्तव्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले कुछ सेकंड में मैं मेरे जो प्रतिष्ठित को पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात का जवाब देना उचित समझूंगा, और सेकंड पार्ट में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। तो मेरे आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनित जी ने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी क्या है, कितनी है, वो तो आज के आपके बताए हुए, अभी शुरू में बताए हुए जो आपने क्लिप चलाई उसी से बता दिया
कि जब 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करते हुए मोदी जी की रैली निकली तो लगभग 10 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरी बात, जब हमारे अजय जी कहते हैं कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी को क्या जरूरत है हर जगह जाने की, तो मैं अपने आदरणीय साथी को कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी की एक आइडियोलॉजी है कि हम पदाधिकारी से पहले खुद के अंदर का कार्यकर्ता भाव हमेशा जिंदा रखते हैं। यह हर बीजेपी कार्यकर्ता की एक कार्यप्रणाली है, तो इसलिए वो पदाधिकारी बाद में है, पहले कार्यकर्ता हैं। और भाजपा का हर कार्यकर्ता ग्राउंड पे आपको खड़ा मिलेगा। जब भी किसी तरह का इलेक्शन होगा, छोटा हो या बड़ा हो, वो निष्ठा भाव से वहां पे अपना सर्वस्व देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए उपस्थित होगा। ये हमारा मान अभिमान नहीं है, कि हमारा काम करने का एक तरीका है। दूसरी बात, अब जो प्रियंका जी की आपने बात कही, देखिएगा प्रियंका जी की बात कोई कितनी रेलेवेंस देनी है नहीं देनी है, मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब स्टार प्रचारकों का नाम आया था ना, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का भी नाम था, जो 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस के थे। उसमें कितनी उनकी रैलीज हुई, कितनी आपने कवरेज करी और कितने रोड शो हुए, वो उनकी खुद की, उनके और उनके भाई की इंपॉर्टेंस को कांग्रेस में दिखा देता है। और दूसरा जो आज का आपका टॉपिक है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये ब्लेम किया है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा है कि भाई बीजेपी जो है वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उसके परिवार को मरवाने का षड्यंत्र कर रही है। ये कितना बचकाना बयान है। हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, और ये बात तो मुझे लगता है कि कोई गली का बच्चा भी बता देगा कि अगर आज भगवान ना करे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर आंच भी आती है, तो इसका सीधा सीधा लाभ किसको मिलेगा? यानी ऐसा कुछ सोचना भी, क्या बीजेपी क्या मूर्ख है? क्या हमारे यहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है क्या? मतलब क्या बचकानी स्टेटमेंट्स हैं। और दूसरी बात, कोई भी ऑडियो क्लिप आप रिलीज कर देंगे और ये कहेंगे कि हमें मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या पहले आप मुझे बताएंगे, मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने का षड्यंत्र का प्लॉट आपने अनर्थ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कृपा करके डॉक्टर अनित सिंह जी मुझे इसके खिलाफ लिखवाई गई एफआईआर का नंबर बता सकते हैं? आप बताएंगे मुझे क्या एफआईआर नंबर है? क्या यह मामला आपके लिए इतना छोटा है कि इसके लिए आप एफआईआर भी नहीं लिखवाएंगे? और अगर यह मामला बड़ा है तो कृपा करके मुझे एफआईआर नंबर बताइए, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने तो इमीडिएटली सीओ मोटो लेते हुए कह दिया है कि हम इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बाल की खाल में जाएंगे। सिर्फ कोई ऑडियो क्लिप रिलीज करने से कैसे मान लिया जाए कि वो सही है? कैसे मान लिया जाए कि वो कथित व्यक्ति की वो है, आवाज है? करिश्मा जी, आपने जो रैली में इतने सारे काम मोदी जी ने गिनवाए, जो हमने किए, जो हमारे घोषणा पत्र में भी हैं, वो सारे के सारे कामों को छोड़ के आप सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ रही हैं, क्योंकि वो आपको समझना जरूरी है कि जब विपक्ष हमारे ऊपर कोई आक्षेप लगाता है, जब विपक्ष हमारे ऊपर कोई पॉइंट कहता है, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करता है, क्योंकि ये वो विपक्ष है जो सदा से राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता रहा है। ये वो विपक्ष है जिसने राम को कैद करने का षड्यंत्र रचा है। लेकिन आशीष जी, बजरंग दल बजरंग बली नहीं हो सकते, बजरंग दल बजरंग बली नहीं हो सकते, दोनों अलग चीजें हैं, इन्हें जोड़ना ही गलत है। मैं वो भी जी, मैं ये आप कह रही है ना, क्योंकि शायद आपको नॉलेज अपडेशन नहीं है, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बजरंग बली एक आराध्य हैं, लेकिन बजरंग दल उनके कैसे जुड़ा हुआ है? बजरंग दल की स्थापना 1984 में हुई। राम मंदिर के निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकाली जाती थी, उस समय जब राम मंदिर के सपोर्ट में प्रोसेशन निकाले जाते थे, तो तथाकथित सरकार और पुलिस प्रशासन भी वहां पे उनको संरक्षण नहीं देता था। इसलिए उन राम भक्तों को संरक्षण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी में से बजरंग दल का उस समय निर्माण किया गया। उस समय उनकी उत्पत्ति हुई और उनका नाम भी बजरंग इसीलिए दिया गया क्योंकि वो राम भक्तों के साथ साए की तरह चल के अपना उनको सहयोग देते थे। मैं लास्ट के 10-20 सेकंड्स में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मेरे कांग्रेस के भाई अपनी बात रख सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मेरे जो बताने का अर्थ था वो आपके दर्शकों को ये बताने का अर्थ था कि देखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अपने बयान पे फंस चुके, जब उन्होंने बजरंग दल के ऊपर बयान दिया, जहां पे खुद डीके शिव कुमार जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस हाईकमान ने उनको सपोर्ट नहीं किया, और उल्टा हनुमान मंदिर बनाए जाने के लिए
अब उनको वक्तव्य कांग्रेस को देने पड़े वॉर फुटिंग पे अपने डैमेज कंट्रोल को करते हुए। तो अब उन्होंने अगला पैंतरा निकाला कि मैं और मेरी फैमिली के ऊपर खतरा है। अच्छा, खतरा किससे है? मल्लिकांत राठौड़ से। अब ये मल्लिकांत राठौड़ कौन है? ये वो हैं जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के अगेंस्ट, उनके बेटे के अगेंस्ट, आई मीन टू से, यानी प्रियंक खड़गे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी प्रियंक खड़गे को किसी तरीके फायदा हो, यानी उनका नाम मान सम्मान बचा रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बेटा भी अपनी सीट नहीं निकाल पाया, इसलिए अपने ऑपोजिशन के प्रतिद्वंदी पे ये इल्जाम लगाया। ठीक है अनुज, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कर्नाटक में जुबानी जंग। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मतदान की तारीख नजदीक आते ही लोगों का ध्रुवीकरण भी होने लगा है और तमाम दलों के बड़े नेताओं में जुबानी जंग भी छिड़ने लगी है। आज इसी मुद्दे पर हम अहम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया तो बीजेपी ने मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में जय बजरंग बली के नारे लगवाने लगे। पीएम मोदी का एक बयान भी खूब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसमें वो एक रैली के दौरान कह रहे हैं कि 10 मई को जब मतदान केंद्र पर वोट डालें तो जय बजरंग बली बोलकर उन्हें सजा दें। मामले को तूल पकड़ता हुआ देख कांग्रेस तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करना बजरंगी का अपमान है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए बोले कि क्या उन्हें भी अल्लाह अकबर के नारे लगवाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की? संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार सिर्फ विवादित बयानों तक ही नहीं रुका। विवादित बयानों के सिलसिलों के बाद अब नेताओं ने व्यक्तिगत हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही है। सुरजेवाला ने एक ऑडियो क्लिप सुनाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इसमें सुनाई गई आवाज कर्नाटक के चित्तपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ की। क्लिप में खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की बात कही जा रही है। ಖರ್ಗೆ ಕಡೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ। ಖರ್ಗೆ ಕಡೆಲಿಂದ ಕೇಳಲೆ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದು। ನನ್ನ ಬಳಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಲೇ। ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಣ್ಣ? ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿ ಈಗ? ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದಣ್ಣ।
तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासत गरमाई हुई है और नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस दौरान बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हुए हैं, वहीं साथ ही साथ कांग्रेस से डॉक्टर अनित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर आशीष हांडा जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि बात कर्नाटक में जुबानी जंग की हो रही है तो ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि कर्नाटक चुनाव में अगर बात होनी चाहिए तो विकास की होनी चाहिए, आने वाली सरकार क्या कुछ जनता के लिए करेगी उसकी बात होनी चाहिए और जनता के मुद्दों की होनी चाहिए। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ बात हो रही है बजरंगबली की, नमाज की, विश्वकन्या की, गाली की और ऐसे मुद्दे जिनकी जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या फिर फिल्म से जुड़ा कोई मुद्दा हो। तो ऐसा क्यों? क्या सिर्फ जुबानी जंग से और मुद्दों से हटकर ही कर्नाटक को जीता जा सकता है? करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। करिश्मा जी, आपके सवाल बड़े जायज हैं कि आखिर जो जनता चुनती है वो आपके कामों के ऊपर चुनती है। ये चुनावी जुमले ये आपको जीत नहीं दिला सकते हैं, लेकिन सोचने का विषय ये है कि आखिर जब इस बार ये कर्नाटक की जनता 5,21,71,579 लोग जब वोट डालेंगे, जिसमें से नए वोटर ही 9.17 लाख हैं, तो वो ऑब्वियसली किसके ऊपर डालेंगे? जो कर्नाटक की सरकार ने काम किया उसके ऊपर डालेंगे। जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी की सेंटर में रहते हुए चल रही है उसके ऊपर डालेंगे। लेकिन ये जानते हुए कि उनकी जमीन खिसक रही है, ऐसे अनर्गल बयान कौन देता है? किसने पहले मोदी जी के सांप के होने के साथ तुलना की? किसने इस तरह के अनर्गल बयान दिए कि भाई साहब हम तो पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना करेंगे और बैन कर देंगे, अच्छी तरह से जानते हुए कि पीएफआई ऑलरेडी बैन किया जा चुका है, तो कांग्रेस उसको बैन कैसे कर सकती है? और दूसरी बात, कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं कर्नाटका में, लेकिन चलिएगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर आ भी गए तो क्या उनके पास ये पावर और राइट है कि वो बजरंग दल को बैन कर पाए? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर बैन हुआ भी, जो कि होना नहीं, लेकिन अगर हुआ भी हाइपोथेटिकली, तो सेंटर उसको बैन करेगी। यानी कहने का मतलब आप जबरदस्ती इस तरह की बातें करके ये भूल जाते हैं कि 85% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है और सिर्फ 15% को लुभाने के लिए, जिनमें से 2% ईसाई और 13% मुस्लिम है, उनका ध्रुवीकरण करने के लिए आप जानबूझ के इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जिनका ना कोई अस्तित्व है और ना ही आप उनको पूरा कर पाएंगे। पहले तो जीत ही नहीं पाएंगे और अगर जीत पाए तो उनको पूरा करने की आप में काबिलियत है ही नहीं, क्योंकि हमारा संविधान उसको अलाउ ही नहीं करता। तो फिर इस तरह की अनर्गल बातें करना क्या मतलब है? जहां पे इस समय मोदी जी पूरी जान से लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, वो सब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कर्नाटका के चुनाव में जान फूकी जा सके। वहां पे सोनिया गांधी जी आज अपनी पहली रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप समझ सकते हैं क्या रोड शो हुए हैं राहुल गांधी जी के? जवाब है नहीं, वो तो छोटी छोटी रैलियां करके ही खुद को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। और अब सबसे बड़ी बात, जो खड़गे जी इस तरह के बयान देते हैं बेसिर पैर के, विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए, किसी तरीके से अपने आप को बेचारा दिखाते हुए कि मेरी तो जान को खतरा है, किसी तरीके मेरे बेटे को जिता आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से वहां पर चुनाव प्रचार पर तो कुछ किया नहीं गया और बल्कि वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी विपक्ष के बयानों को कितनी ज्यादा तवज्जो दी? अगर वो बजरंग दल की बात करते हैं तो आप उसे बजरंगबली से जोड़ देते हैं और उसे एक नया ही मुद्दा बना देते हैं, और अगर आपकी वहां पर सरकार है तो आप विकास की बात कीजिए, आपने पिछले सालों में क्या किया है उसकी बात कीजिए। आप इन मुद्दों पर क्यों जा रहे हैं और आपको सत्ता वापसी के लिए इतनी जोर आजमाइश क्यों करनी पड़ रही है? एक के बाद एक इतने प्रचार प्रसार रोड शो करने पड़ रहे हैं। अगर आपने काम किए हैं तो उस पर बात कीजिए। करिश्मा जी, मुझे आपके शो में आके सच में बड़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप अपना पूरा होमवर्क करके आती हैं और फिर बड़े दिल से सवाल पूछती हैं और मुझे मजा आता है उनके जवाब देने में। देखिएगा, यहाँ पे अगर जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को जानता हो
तो उसे पता होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो, दिल्ली का हो, कर्नाटका का हो, हिमाचल का हो, कहीं का हो, हम अपनी जान फूंक देते हैं उस इलेक्शन के अंदर। इस जान फूंकने का मतलब यह नहीं है कि हम डरे हुए हैं, जान फूंकने का मतलब यह नहीं है कि हमें किसी तरह से जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। यह हमारे यहां की कार्य प्रणाली है, जिस तरह के सिस्टम पे हम चलते हैं। वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पीएम मोदी जी की 26 किलोमीटर की रोड शो, जिसमें 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जा रही हैं, आज और कल 2 दिन के अंदर वो करी जाएंगी। अमित शाह जी के भी 4 पब्लिक मीटिंग और 2 रोड शो लाइंड अप हैं। जेपी नड्डा जी के भी 3 रोड शो लाइंड अप हैं। और इसके अलावा शिंदे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगले 3 दिन के लिए वहां पहुंच चुके हैं, जबकि टोटल 4 दिन बचे हैं। लेकिन हम किस तरीके से जुनून से काम करते हैं, वो सारा हिंदुस्तान ही नहीं, सारा विश्व देखता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद हमारे अंदर ना तो कॉम्प्लिसेंसी है, ना ही हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। हम पूरी जान लगा के अपने हर एक कार्यकर्ता को सक्रिय करते हुए जमीनी स्तर पे काम करते हैं, कांग्रेस की तरह नहीं। ठीक है डॉक्टर अनित, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो आप करते हैं, मुद्दों से हटाने की बात आप करते हैं, एक ऐसा संगठन जो पहले से ही बैन है उसके साथ आप बजरंग दल को जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आप भी ऐसे मुद्दों को टच कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। करिश्मा जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारे बीजेपी के मित्र बातें कर रहे थे कि बीजेपी किस तरीके से वहां पे काम कर रही है और उनको क्या समर्थन मिल रहा है, उसका सबसे ज्यादा जीता जाता उदाहरण है कि 16,000 सैंपल साइज के बावजूद भी किसी भी सर्वे में बीजेपी को 60, 70, 80 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस 140, 150 तक टच कर रही है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये 40% की सरकार महज 40 सीटों तक सिमट जाएगी। हो गया। आपके माध्यम से ये मैं बता दूं, इन्होंने अपनी बात रख दी। ठीक है आशीष जी, रुक जाइए, आपने अपनी बात पूरी की थी, उन्हें भी कर दीजिए। बोलिए, एक डेकोरम मेंटेन करें। मुझे एक्सपेक्टेड है कि सबसे बड़ी पार्टी के जो ये प्रवक्ता है, अनित जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, करिश्मा जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती है। आज कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी की दर बनी हुई है। 2,40,000 सरकारी सैंक्शन पद, पोस्ट खाली पड़े हैं, उनको भर्ती का इनके पास कोई नियमावली नहीं है। किसानों की बात करें तो हिंदुस्तान के 20% किसान जो सुसाइड करते हैं वो अकेले कर्नाटक से आते हैं। ऐसी है इनकी डबल इंजन की सरकार। इनके गृह मंत्री का डबल कैरेक्टर देखिए कि मणिपुर जल रहा है और ये यहाँ पे भाषणबाजी करते हैं और बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए नहीं तो दंगे होंगे, और जबकि मणिपुर में डबल इंजन ऑलरेडी बना पड़ा है। प्रधानमंत्री को आपने विकास की एक बात करते हुए नहीं देखा होगा। जब प्रधानमंत्री दम्भ भरते हुए कहते हैं कि वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं, तो वो काम क्या करते हैं वो लोगों को समझने की जरूरत है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं और समाज को बांटने की रणनीति बनाकर चुनाव जीतने की मशीन बनकर रह गए हैं। उनको यह समझने की जरूरत है कि कर्नाटका के 6.5 करोड़ लोगों, मतदाताओं के जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के लिए जो एक एपिसेंटर है ग्रोथ का कर्नाटका जो था, उसे बनाने की जरूरत है। कर्नाटका में जिस तरीके से सारे के सारे देश से युवा जाते थे और वहां पे उनको जॉब मिलती थी, आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ऐसे न जाने कितने अग्रणी क्षेत्रों में कर्नाटका नंबर 1 पर हुआ करता था। लेकिन आज कर्नाटका में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से सिर्फ जातिवाद और धार्मिक तरीके से लोगों को बांटने का काम प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कर रहे हैं। लेकिन आपने चुनाव प्रचार में इन मुद्दों को उठाया क्या? आपने चुनाव प्रचार में इन मुद्दों की बात की? आपने वहां पर क्या बात की? आप बजरंग दल को बैन कर देंगे, आरक्षण, जाति के नाम पर आरक्षण देने की बात आप करते हैं, तो बीजेपी भी तो ये आरोप आप पर लगा रही है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति आप भी करते हैं। अगर आप बीजेपी पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो अब क्या उसी एजेंडे को लेकर कांग्रेस भी चलेगी और उसी से जीत हासिल करेगी? क्या बीजेपी के रास्ते पर अब कांग्रेस चलेगी? नहीं,
करिश्मा जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है और मैं आपका 1 मिनट लूंगा और मैं आपका इसका सटीक जवाब देना चाहूंगा कि कांग्रेस इस तरीके की ना किसी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ना बांटने की राजनीति करती है। हम जो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो संगठन या दल जिस तरीके से यहां पे धार्मिकता के नाम पे विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, हम उनको रेस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं यहां पे ये बता देना चाहूंगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है अनिल जी कि आप चुनाव प्रचार में जाते हैं, आप यहां पर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप यहां पर महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में विपक्षी दल होने के नाते आप इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, जुबानी जंग शुरू हो जाती है। तो क्या सिर्फ एक दूसरे पर बयानबाजी करके ही चुनाव जीता जाएगा? कोई भी अपने काम की या विकास की बात नहीं करेगा? करिश्मा जी, आपने देखा होगा कि जब हमने अपने चुनाव के प्रचार का आगाज किया था तो जिस तरीके से हमारे सारी की सारी टॉप लीडरशिप, और अभी भी आपने देखा होगा कि जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पूरी की पूरी टॉप लाइनअप इस समय कर्नाटका में है। और हमें ये पता है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसके लिए ये आज जो एक माइलस्टोन का काम करेगा। जिस तरीके से दक्षिण में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, कोई एक राज्य भी नहीं बचेगा इनके पास, उसी वो जो हवा है वो 2024 में दिल्ली तक पहुंचाने का काम कर्नाटका से होगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम महिलाओं को एम्पावर करेंगे, किस तरीके से ग्रेजुएट जो बेरोजगार ग्रेजुएट है, चाहे वो और या डिप्लोमा होल्डर है, किस तरीके से हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, किस तरीके से हमने सरकारी पदों में जितनी भर्तियां करनी है हम उससे काम करने के, किसानों के लिए हमने जिस तरीके से पैकेज बनाया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर्सनल अटैक कर रही है हमारे खड़गे जी के खिलाफ, आपने आज देखा होगा कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है कि किस तरीके से एक दलित चेहरे को, जो आज एआईसी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट से एआईसी अब यहां भी दलित आ गया, प्रेसिडेंट बनता है, बीजेपी उसको संभाल नहीं पा रही है, बीजेपी उसको पचा नहीं पा रही है। इसे हमें लोगों को समझने की जरूरत है कि आप कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, अपने नेशनल प्रेसिडेंट तक को आप दलित और ना दलित कह के संबोधित कर रहे हो, प्लॉट यहाँ पे कितने भी बना ले, लेकिन कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। जो आपके धार्मिक सहिष्णुता को दूर करने का जो आपका लेकिन प्रयास सवाल है, तो यही था अनिल जी कि हर चीज को धर्म से जोड़ने की, जाति से जोड़ने की जरूरत क्या है? चलिए डॉक्टर अजय तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो इस समय कर्नाटक में चल रहा है उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में कहीं भी मुद्दों की बात, जनता की बात होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और सभी पार्टियां इस कोशिश में लगी हैं कि कौन से बड़े आरोप एक दूसरे पर लगाया जाए और दूसरी पार्टी को घेरा जाए। करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कर्नाटक की जनता के साथ साथ भारत देश की प्रत्येक जनता को सादर प्रणाम करता हूं जी। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप इसको कर्नाटक के इस मुद्दे को कब और कैसे उठाएंगी। अच्छा टॉपिक है। आशीष जी को सुना मैंने, अनिल सिंह जी को भी सुना मैंने। मेरी समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह कितना गरूर हो गया है कि भारत देश के हर चुनाव में यदि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं पहुंचे तो उनका कोई प्रचारक ठीक से नहीं पहुंच पाता। और उत्तर प्रदेश सरकार में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह नहीं भी पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ जी संभाल लेते हैं। और यहाँ कांग्रेस को मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी और इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद उसने बहुत कुछ खोया है और खोने के बाद भी सबक नहीं ले रही है कि किस मुद्दे को हमें कब कहां उठाना चाहिए। जिस समय बजरंग दल की बात चल रही थी उससे पहले तक कांग्रेस विजयी थी, लेकिन कांग्रेस ने बजरंग दल के उन उपद्रवियों के नाम पर बजरंग दल को बैन करने का जो बात किया वो ठीक नहीं है। क्योंकि बजरंग दल में बहुत से बजरंग दल के भक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उपद्रवी हैं तो प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा उसे सजा दिलानी चाहिए। बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ना या उचित बात नहीं है और यही उन्होंने गलती की है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा चर्चा सारे मुद्दे भूल करके केवल बजरंगबली और बजरंग दल पर टिक गई है। कांग्रेस ने अच्छे मुद्दे चुनने का काम किया था, लेकिन अगर उस मुद्दे को ही केवल कैच करने की कोशिश करती तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते और ये नहीं कहना पड़ता कि बजरंगबली। और अभी आशीष जी कह रहे थे कि 85% वहां हिंदू हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी जाता रहता हूं। 85% नहीं, वहां पर मात्र 62.8% हिंदू हैं आशीष जी। और इसी वजह से आप कुछ लोगों को जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू हैं ही नहीं,
वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और शायद इसीलिए कर्नाटका में बहुत जोर शोर से कांग्रेस चल रही थी, क्योंकि वहां पर तो हिंदू भाषियों को भी करिश्मा जी मारा पीटा जाता था, जो हिंदी बोलते थे उनको मारा पीटा जाता था। पर आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में जीतना बहुत जरूरी है। यदि कांग्रेस वहां विजयी होती है तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं, पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष का काम है लड़ना, लेकिन हमारा मानना यह है कि इस पक्ष विपक्ष को यह सोचना होगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति पर अपने शब्दों का प्रहार करता है। क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो भारत देश के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि जितने भी चुनाव में टिकट बांटे जाए वो एमएलए और एमपी के ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया लगा करके तब बांटे जाए। क्या तरीका है? कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, कोई कहीं भी कुछ भी लिख दे रहा है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों ने मर्यादा खत्म कर रखी है और इस देश को अखंड बनाने की जरूरत है। इस देश को खंडित करने की जरूरत नहीं है। यह देश खंडित होता है। लेकिन डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्या लग रहा है कि अब सभी पार्टियों के लिए ये एक स्ट्रेटेजी बन गई है कि उन मुद्दों को उठाया जाए जो जनता जिन्हें लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, चाहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, बजरंगबली का मुद्दा हो, नमाज का मुद्दा हो, क्या इन्हीं मुद्दों के बलबूते अब चुनाव जीते जा सकते हैं? जनता के मुद्दों की बात नहीं होगी अब? नहीं करिश्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरे भारत देश में जब रामनवमी होती है तब एक मुस्लिम का नाम निकल के आता है कि राम की जो जुलूस निकल रही थी उस पर पत्थरबाजी हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस राज्य का, चाहे वो कांग्रेस का राज्य हो चाहे वो भाजपा का राज्य हो, क्या उस राज्य का प्रशासन जानबूझ के कराता है? हर व्यक्ति आज धर्म और जाति पर चुनाव लड़ना चाहता है। ये कब तक धर्म जाति पर चुनाव लड़ेगा? और अगर धर्म जाति की बात आती है, बाहुल्य की बात आती है, बाहुल्य मतलब हिंदू, बाहुल्य मतलब मुस्लिम, बाहुल्य मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, ऐसी स्थिति में प्रवासियों की भी बात आनी चाहिए। भारत देश में 3 लोग रहते हैं, वासी, प्रवासी और अप्रवासी। आज कर्नाटका में लगभग 28 लाख प्रवासी रहते हैं। क्या कभी उन प्रवासियों की सुध ली गई? कर्नाटक में उन्हें बंद करके मारा जाता है, उसे मजदूरी कराकर पीटा जाता है। क्या वो भारत देश का व्यक्ति नहीं है? भारत देश में आज मुंबई में 17 करोड़, बंगाल में 13 करोड़, आसाम में 11 करोड़, गुजरात में 6 करोड़, दिल्ली में 2 करोड़, हरियाणा में 1.5 करोड़, इस तरह के प्रवासी रहते हैं। क्या उनकी मानवता नहीं है? ये सारे लोग जाति, धर्म और केवल ठीक है एक देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कोई भी विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ठीक है आशीष जी, शिक्षा के नाम पर नहीं लड़ना चाहता। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की तरफ से एक बयान निकल के सामने आया है और उन्होंने ये बात कही है कि इस समय बीजेपी इन मुद्दों की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो असल मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए बीजेपी ने कोई काम नहीं किए, इसलिए चुनाव प्रचार में कोई काम गिनाने के लिए है नहीं। इसलिए चाहे बजरंगबली की बात हो या फिर द केरल फिल्म की बात हो, आप अलग अलग मुद्दों पर सरकार उठा रही है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। जी करिश्मा जी, मैं अपनी वक्तव्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले कुछ सेकंड में मैं मेरे जो प्रतिष्ठित को पैनलिस्ट हैं मैं उनकी बात का जवाब देना उचित समझूंगा और सेकंड पार्ट में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। तो मेरे आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनित जी ने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी क्या है, कितनी है, वो तो आज के आपके बताए हुए, अभी शुरू में बताए हुए जो आपने क्लिप चलाई उसी से बता दिया कि जब 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करते हुए मोदी जी की रैली निकली तो लगभग 10 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरी बात, जब हमारे अजय जी कहते हैं कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी को क्या जरूरत है हर जगह जाने की, तो मैं अपने आदरणीय साथी को कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी की एक आइडियोलॉजी है कि हम पदाधिकारी से पहले खुद के अंदर का कार्यकर्ता भाव हमेशा जिंदा रखते हैं। यह हर बीजेपी कार्यकर्ता की एक कार्यप्रणाली है। तो इसलिए वो पदाधिकारी बाद में है,
पहले कार्यकर्ता हैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता ग्राउंड पे आपको खड़ा मिलेगा। जब भी किसी तरह का इलेक्शन होगा, छोटा हो या बड़ा हो, वो निष्ठा भाव से वहां पे अपना सर्वस्व देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए उपस्थित होगा। ये हमारा मान अभिमान नहीं है, कि हमारा काम करने का एक तरीका है। दूसरी बात, अब जो प्रियंका जी की आपने बात कही, देखिएगा प्रियंका जी की बात कोई कितनी रेलेवेंस देनी है नहीं देनी है, मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब स्टार प्रचारकों का नाम आया था ना, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का भी नाम था, जो 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस के थे। उसमें कितनी उनकी रैलीज हुई, कितनी आपने कवरेज करी और कितने रोड शो हुए, वो उनकी खुद की, उनके और उनके भाई की इंपॉर्टेंस को कांग्रेस में दिखा देता है। और दूसरा जो आज का आपका टॉपिक है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये ब्लेम किया है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा है कि भाई बीजेपी जो है वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उसके परिवार को मरवाने का षड्यंत्र कर रही है। ये कितना बचकाना बयान है। हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, और ये बात तो मुझे लगता है कि कोई गली का बच्चा भी बता देगा कि अगर आज भगवान ना करे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर आंच भी आती है, तो इसका सीधा सीधा लाभ किसको मिलेगा? यानी ऐसा कुछ सोचना भी, क्या बीजेपी क्या मूर्ख है? क्या हमारे यहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है क्या? मतलब क्या बचकानी स्टेटमेंट्स हैं। और दूसरी बात, कोई भी ऑडियो क्लिप आप रिलीज कर देंगे और ये कहेंगे कि हमें मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या पहले आप मुझे बताएंगे, मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने का षड्यंत्र का प्लॉट आपने अनर्थ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कृपा करके डॉक्टर अनित सिंह जी मुझे इसके खिलाफ लिखवाई गई एफआईआर का नंबर बता सकते हैं? आप बताएंगे मुझे क्या एफआईआर नंबर है? क्या यह मामला आपके लिए इतना छोटा है कि इसके लिए आप एफआईआर भी नहीं लिखवाएंगे? और अगर यह मामला बड़ा है तो कृपा करके मुझे एफआईआर नंबर बताइए, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने तो इमीडिएटली सीओ मोटो लेते हुए कह दिया है कि हम इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बाल की खाल में जाएंगे। सिर्फ कोई ऑडियो क्लिप रिलीज करने से कैसे मान लिया जाए कि वो सही है? कैसे मान लिया जाए कि वो कथित व्यक्ति की वो है, आवाज है? कैसे उसकी, क्या मैं आपसे पूछता हूं, वो अलग मुद्दा है ऑडियो क्लिप आशीष जी, वो अलग मुद्दा है और हमारा जो आज का मुद्दा है उस पर चर्चा करते हैं। करिश्मा जी आपने वो ऑडियो क्लिप क्यों चलाई फिर? अगर वो अलग मुद्दा है तो मैं आपसे पूछता हूं, और अगर आपने ऑडियो क्लिप चलाई तो क्या आप उसकी सत्यता को प्रमाणित करती हैं? आपका न्यूज चैनल, जो इतना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, क्या उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है? ये अलग मुद्दा है तो आपने क्यों चलाई? ठीक है, लेकिन आशीष जी, ये जो हमने क्लिप चलाई है वो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जो जारी की गई है वो क्लिप दिखाई है, लेकिन क्या आप उसको प्रमाणित करते हैं? वो प्रमाणित करना ना करना हमारा काम नहीं है, वो काम कांग्रेस का है, कांग्रेस उसके बारे में बताएगी। लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है, लिखना पड़ेगा आपको न्यूज वो वीडियो क्लिप, आप वो ऑडियो क्लिप आपको दिखाने का मतलब ये था कि किस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी जंग छेड़े हुए हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, इसलिए आपको वो ऑडियो क्लिप दिखाया था, इसलिए नहीं कि हम उसे वो सच्ची है या झूठी है ये सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा छोटा सा सवाल आशीष जी आपसे ये है, ठीक है आशीष जी, आपसे छोटा सवाल मेरा ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से कई मुद्दों को उठाया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा, फिल्म द केरला फाइल्स की बात की उन्होंने, बजरंग बली की बात की उन्होंने, और कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए। तो छोटा सा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को पिछले 5 सालों में अपने किए गए कार्यों पर इतना भरोसा नहीं है कि जनता के बीच उन मुद्दों को ले जाकर बात की जा सके? करिश्मा जी, आपने जो रैली में इतने सारे काम मोदी जी ने गिनवाए, जो हमने किए, जो हमारे घोषणा पत्र में भी हैं, वो सारे के सारे कामों को छोड़ के आप सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ रही हैं, क्योंकि वो आपको समझना जरूरी है कि जब विपक्ष हमारे ऊपर कोई आक्षेप लगाता है, जब विपक्ष हमारे ऊपर कोई पॉइंट कहता है, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करता है, क्योंकि ये वो विपक्ष है जो सदा से राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता रहा है, ये वो विपक्ष है जिसने राम को कैद करने का षड्यंत्र रचा है। लेकिन आशीष जी, बजरंग दल बजरंग बली नहीं हो सकते, बजरंग दल बजरंग बली नहीं हो सकते, दोनों अलग चीजें हैं, इन्हें जोड़ना ही गलत है। मैं वो भी जी, मैं आप कह रही है ना, क्योंकि शायद आपको नॉलेज अपडेशन नहीं है, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बजरंग बली एक
आराध्य हैं, लेकिन बजरंग दल उनके कैसे जुड़ा हुआ है? बजरंग दल की स्थापना 1984 में हुई। राम मंदिर के निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकाली जाती थी तो उस समय राम भक्तों को वहां की तथाकथित सरकार और पुलिस प्रशासन, बीच में मत बोलिएगा डॉक्टर अनिल, बीच में मत बोलिएगा। अनिल जी, इसके बाद में आपके पास आ रही हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनिल जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आशीष जी। डॉक्टर अनिल बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, मैं रोक रही हूँ, अनिल जी को रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बहुत 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 आभार आपका करिश्मा जी। तो उस समय जब राम मंदिर के सपोर्ट में प्रोसेशन निकाले जाते थे तो तथाकथित सरकार और पुलिस प्रशासन भी वहां पे उनको संरक्षण नहीं देता था। इसलिए उन राम भक्तों को संरक्षण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी में से बजरंग दल का उस समय निर्माण किया गया। उस समय उनकी उत्पत्ति हुई और उनका नाम भी बजरंग इसीलिए दिया गया क्योंकि वो राम भक्तों के साथ साए की तरह चल के अपना उनको सहयोग देते थे। आशीष जी, आपको बीच में रोक रही हूं, यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, जल्द लौट रहे हैं। कर्नाटक में जुबानी जंग और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और आशीष जी, मैं सीधा रुख आपका कर रही हूं, बीच में आपको रोका था और आप वहीं से अपनी बात कंटिन्यू करें। जी बस मैं लास्ट के 10-20 सेकंड्स में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मेरे कांग्रेस के भाई अपनी बात रख सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मेरे जो बताने का अर्थ था वो आपके दर्शकों को ये बताने का अर्थ था कि देखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अपने बयान पे फंस चुके जब उन्होंने बजरंग दल के ऊपर बयान दिया, जहां पे खुद डीके शिव कुमार जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस हाईकमान ने उनको सपोर्ट नहीं किया और उल्टा हनुमान मंदिर बनाए जाने के लिए अब उनको वक्तव्य कांग्रेस को देने पड़े वॉर फुटिंग पे अपने डैमेज कंट्रोल को करते हुए। तो अब उन्होंने अगला पैंतरा निकाला कि मैं और मेरी फैमिली के ऊपर खतरा है। अच्छा, खतरा किससे है? मल्लिकांत राठौड़ से। अब ये मल्लिकांत राठौड़ कौन है? ये वो हैं जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के अगेंस्ट, उनके बेटे के अगेंस्ट आई मीन टू से, यानी प्रियंक खड़गे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी प्रियंक खड़गे को किसी तरीके फायदा हो, यानी उनका नाम मान सम्मान बचा रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बेटा भी अपनी सीट नहीं निकाल पाया, इसलिए अपने ऑपोजिशन के प्रतिद्वंदी पे इल्जाम लगाया। ठीक है अनिल जी, इसका जवाब दीजिए। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप झूठे आरोप इस समय बीजेपी पर लगा रहे हैं। करिश्मा जी देखिए, जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे उसका कोई कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है। हमें या आपकी जनता को या आपके दर्शकों को बजरंग दल के स्थापना से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं अभी आपको नहीं बिल्कुल मतलब है सर, आपको बताना मेरे से पूछा था उसका बजरंग बली से क्या लेना देना। इस समय पूरे कर्नाटक की राजनीति चल रही है, आप कह रहे कोई मतलब नहीं है। आप अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र कर देते हैं और आप कहते हैं आपको मतलब नहीं है। निरर्थक कह रहे हैं। मतलब एक मुद्दा, एक नाम आपके लिए इतना जरूरी है कि आपको घोषणा पत्र में उसका जिक्र करना पड़ता है और यहाँ पे चर्चा में आप कह रहे हैं कि वो जरूरी नहीं है, तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों डाला? आप मेरी बात को इररेलेवेंट कह रहे हैं, आप मेरी बात को इररेलेवेंट नहीं कह सकते। आशीष जी रुक जाइए, आपको तो समय दिया था, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आप समय जाया कर रहे हैं, आपकी बात लोग समझ चुके हैं, अभी आप मुझे बोलने दीजिए। अब अनिल जी आप अपनी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बहुत सारी बातें कह रहे थे कि उनकी जनप्रियता लोकप्रियता क्या है, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ग्रोथ रेट हमारी 7.8% हुआ करती थी, आज वो घटकर 5.6। अरे भाई साहब, ये सब बातें लेके आप आशीष रुक जाइए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं बार-बार? उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपको समय दिया था, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कर सकते हैं। करिश्मा जी, जिस पर कैपिटा इनकम की हिंदुस्तान की गरीबी की मैं बात बताऊं तो 60% गरीबों के पास हिंदुस्तान की महज 6% संपत्ति बची हुई है। किस तरीके का क्रोनिक कैपिटल। भाई साहब ये बातें 2024 में लाइएगा। आप नर्गल बातें कर रहे हैं कर्नाटक में। आशीष जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। आपको पसंद नहीं है आपके बीच में कोई बोले, तो आप क्यों बोल रहे हैं उनके बीच में? रुक जाइए एक मिनट। ठीक है अनिल जी, बोलना है आपको आशीष जी तो आप बोल लीजिए, पर आप डेकोरम मेंटेन करना। नहीं सर, मुझे यही बोलना है, आप कर्नाटका के इलेक्शन पे रहिए, आपको बोलना है कर्नाटका के इलेक्शन पे रहिए, आप जनता का टाइम बर्बाद मत करिए। नहीं, आप कर्नाटका के इलेक्शन पे रहिए। पूरी इंडिया की जीडीपी से कर्नाटका के इलेक्शन का क्या लेना देना? आप टाइम यूटिलाइज करिए।
नहीं, आपके पास जवाब है ही नहीं ना सर। बोलिए। आप कैसे जवाब देंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बेटे को जिताने के लिए जब सिर पैर के इल्जाम लगाते हैं तो आप कैसे उसका जवाब देंगे? जब अपनी आशीष जी हो गया, आप एक मिनट रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो मैं बोलना शुरू कर लूंगा। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। इस तरीके से हाँ, अजय जी के पास भी करिश्मा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने 2022 तक सारे किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, आज हिंदुस्तान में एक दिया लेके ढूंढने से भी ऐसा किसान नहीं मिलेगा जिसकी आय दोगुनी बढ़ गई है। और उसकी कितनी बड़ी चोट कर्नाटका में लग रही है उसका जीता जाता उदाहरण है कि जितनी भी सुसाइडल किसानों के सुसाइड केस होते हैं उसका 20% कर्नाटका में हो रहा है। यह है तथ्य। 75,000 क्लासरूम डेबिलिटेटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं जहां पे पढ़ाई लिखाई जैसा कोई भी बेसिक काम नहीं हो सकता है। मैं बेरोजगारी की बात करूं तो ये प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में बेरोजगारी दर 8.9% है, जो 45 साल की सबसे हाईएस्ट है ऐसा। और पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो आज जो हम बांग्लादेश से 2 गुना हुआ करते थे 2013 में, आज हम बांग्लादेश से भी पीछे पहुंच चुके हैं। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो के राशन की लाइन में लगा रखा है। दूध, दही, छाछ, मट्ठे जैसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने जीएसटी लगा रखा है। महंगाई की बात करूं तो जो पेट्रोल 60 रुपए का हुआ करता था आज वो 140% बढ़कर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। ठीक है अनिल जी, आपने इतनी बातें कह दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दे उठाए नहीं जा रहे। और जो बात अजय जी कह रहे थे कि कहीं कांग्रेस ऐसे मुद्दों को टच करके जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, चाहे वो बजरंग दल पे बात करना हो या दूसरे मुद्दे हो, कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का तो काम नहीं कर रही। इस समय कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये विश्लेषण करने की जरूरत है कि कहां पर कमी रह रही है। और अजय जी, इसी पर आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए। मैं तो करिश्मा जी यही कहूंगा, अनिल सिंह जी ने अभी जो कुछ बातें थोड़ी सी जो बोली है वो बहुत अच्छी बोली है। इस देश में आज बेरोजगारी, आर्थिक और बहुत से ऐसे महंगाई के मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के अगर कांग्रेस के लोग आंदोलन करते तो शायद 2014 की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, प्याज का मुद्दा था, पेट्रोल का मुद्दा था। आप खुद सुन सकते हैं नरेंद्र मोदी ने और स्मृति ईरानी और बहुत से नेताओं ने किस तरह बोल करके भारतीय जनता पार्टी को सन 90 के बाद से आज यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया है और आज भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो देखिए, मुद्दा अलग होता है, मुद्दे पर बहस करना, जनता के साथ जुड़ना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव मामले को एक मैनिफेस्टो में लाना ठीक है या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब जैसे खड़गे जी ने जो बयान दिया है, देखो ठीक बात है, खड़गे जी के जो लोगों ने बयान दिया है कि हमें मारने की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। यदि कोई व्यक्ति मारने की बात करता है तो उसके लिए एक प्रूफ चाहिए होता है करिश्मा जी, और वो प्रूफ बहुत जरूरी होता है। FIR का प्रूफ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।